नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं देश प्रथम न्यूज और मैं आपका दोस्त ज्ञान प्रकाश। संसद का यह सत्र समाप्त हो गया और पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से बयानों के जोरदार तीर चले। जहां विपक्ष ने इस बार अपने इरादे पहले ही दिन से जाहिर कर दिया कि वो क्या करने वाली है आने वाले 5 सालों तक, तो वहीं पक्ष ने भी साबित कर दिया कि वो ना तो झुकने को तैयार है और ना ही अपने जो कार्यकाल पिछले कार्यकालों का जो उनका रवैया रहा है काम करने का, उसमें वो बदलाव लाने को तैयार है। मतलब दोनों तरफ से तीर कमान लेकर के हर तरह के योद्धा मैदान में है। लेकिन इस बार मतलब देखने वाली बात यह है कि जहां विपक्ष है इतना मतलब अपने आप को विजेता फील कर रहा है, ना सिर्फ जताने की कोशिश कर रहा बल्कि उनके बॉडी लैंग्वेज से ऐसा लग रहा है कि वो खुद को विजेता फील कर रहे हैं। और उस दिन जिस दिन राहुल गांधी का भाषण हुआ तो ऐसा लग भी रहा था कि सत्ता पक्ष दबाव में है, क्योंकि कई बार यहाँ तक कि प्रधानमंत्री को भी मतलब पहली बार ऐसा देखा गया कि वो एलओपी के भाषण के बीच में उठ करके टोका टाकी कर रहे हैं, जबकि आमतौर पर अमूमन ऐसा कभी मतलब ज्यादातर कभी देखा नहीं गया है। तो इस बार ऐसा देखने को भी मिला। हालांकि वो मुद्दा ही ऐसा था, उस पर हम बाद में बात करेंगे। लेकिन उसके बाद भी राहुल गांधी ने जो स्पीच दिया लगभग 2 घंटे का, वो उससे ऐसा लग रहा था कि उनका एक नया अवतार जनता के सामने आ रहा है। यहां तक कि मतलब इतने उत्साहित हो गए कि कई बार मतलब वो जो संसदीय मर्यादा है उसका उल्लंघन वो करते देखे। लेकिन एनीवे, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण हुआ तो ये अब तय हो गया है कि ये जो कार्यकाल उनका तीसरा टर्म है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, इस बार वो अपना असली रूप दिखाने जा रहे हैं, जिसके लिए वो जाने जाते हैं। इस बार हालांकि जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं वो जानते हैं कि उन्होंने जो अपने असली ब्रह्मास्त्र जो है वो बचा के रखे हैं। जब उनको लगेगा कि पार्टी का ऑरा जो मतलब बीजेपी का जो ऑरा है वो क्षीण होता जा रहा है, तब वो उन ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करेंगे ताकि विपक्ष को नस्तनाबूद किया जा सके, या तो कम से कम विपक्ष को उनके औकात में रखा जा सके। तो इस बार जो लग रहा है प्रधानमंत्री के भाषण से कि राहुल गांधी और उनके परिवार के लिए इस टर्म में काफी खतरा आने वाला है, और ये तय मान करके चलिए मोदी जी चूकने वाले नहीं रहेंगे। मतलब वो इसके लिए पूरी तैयारी करके रखे हुए। उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ जो 0 टॉलरेंस का जो नारा दिया, यहां तक कि वो अपनी इलेक्शन रैलियों में भी ये बात कई बार उन्होंने कहा था, और अपने संसद में जो भाषण दिया उन्होंने उसमें भी इस बात को दोहराई। तो जाहिर सी बात है कि भ्रष्टाचार के जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं इस बार उसकी जांच की जद में आने वाले हैं, और हो सकता है कि कई जो राजनीतिक उनके विरोधी हैं या जो उनके प्रतिद्वंदी हैं वो इस भ्रष्टाचार की जो अब तक मतलब कार्रवाई से बचते आ रहे थे, इस बार उनको उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो इस बार का जो टर्म है, राहुल गांधी भले ही अपने मतलब 440 वोल्ट की एनर्जी संसद में दिखा रहे हो, लेकिन उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करने जा रहे हैं। ठीक वैसे ही उनका ये बर्ताव जो दिखा रहा है, मुझे कई बार विधानसभा में अरविंद केजरीवाल जी का भाषण याद आता है, जो वो कहती है एलजी कौन है, ये एलजी क्या है। फिर उसके बाद ही उनकी पावर और कर्टेल कर दी गई और एलजी साहब की पावर और बढ़ा दी गई, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने मतलब इसको मना किया था। बट संसद लोकतंत्र में संसद ही सर्वोच्च होता है और संसद ने एलजी के पावर बढ़ा दिए, तो सुप्रीम कोर्ट भी चुप रह जाना पड़ा। तो अब यही मुझे अब जो राहुल गांधी का जो बॉडी लैंग्वेज है और जिस हिसाब से वो मतलब एक अपनी सीमा जो मर्यादा की सीमा होती है उसको पार करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो मोदी के लिए ये नाकाबिले बर्दाश्त जैसी बात है। और उनको पता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पता है कि उन्हें 5 साल ये कार्यकाल पूरा करना है, और इस बार जो उनकी पार्टी की सीटें कम हुई है ये उनके लिए वो शायद एक सबक के तौर पर ले रहे होंगे, क्योंकि गुजरात में जब उनकी पार्टी की सीट कम हो गई थी, आई थिंक 99 पे जब सीट आ गई थी, तो जब दोबारा री इलेक्शन मतलब नेक्स्ट इलेक्शन हुआ तो उसमें वो 115 सीट लेकर के आए। तो जाहिर सी बात है कि जो 272 का आंकड़ा न छुपाने का जो उनका मन के अंदर जो टीस है, इस बार वो सारे काम करेंगे और उन सारी गलतियों
पे मतलब अभी से सुधार की पूरी कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट टाइम जब भी इलेक्शन हो, आई थिंक वो 2029 में ही होगा, पर जब भी हो वो 272 तो क्या उससे आगे भी जरूर जाने की कोशिश करेंगे पूरी तैयारी के साथ, और वो उन गलतियों को कभी नहीं दोहराएंगे। तो ये मानकर चलना चाहिए कि राहुल जी के लिए आने वाला, राहुल जी ही नहीं, राहुल जी और उनके परिवार के लिए आने वाला समय मतलब थोड़ी सी सोचने वाली बात है। सिर्फ राहुल जी के लिए नहीं, भ्रष्टाचार के मामले में मतलब उन्होंने अपनी रैली के दौरान भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेजस्वी यादव के लिए खुल करके कहा था कि ये आने वाले समय में जमानत और अमानत, अमानत और जमानत का ही फेर में पड़े रहेंगे। इशारा साफ था। तो समझदार के लिए इशारा काफी होता है, समझने वाले समझ भी गए होंगे, और जो समझने को नहीं तैयार है वो फिर मोदी का एक्शन काफी होता है। और एक चीज और, जो जैसे कि राहुल गांधी ने जो भाषण दिया, तो कईयों को लग रहा था कि राहुल गांधी का एक नया अवतार आ गया है, जो इतने दिनों से उनकी पप्पू की इमेज बनाई गई थी वो उससे बहुत दूर आगे निकल गए हैं, और असली राहुल गांधी अब सामने आ गया है, जो कि काफी एनर्जेटिक है, काफी वाइब्रेंट है, काफी एग्रेसिव है। लेकिन प्रधानमंत्री जानते हैं कि कैसे ऐसे एनर्जी को, कैसे ऐसे एग्रेशन को, जो कि मतलब ठीक है, एग्रेशन, एनर्जी, एवरीथिंग इज ओके, बट वो अगर कायदे से रहे, संविधान के मर्यादाओं की तरह के अंदर रहे तो ठीक है। क्योंकि राहुल गांधी के 2 घंटे का भाषण काल में 2-3-4 मौके जो आए, जो मतलब जब गलत तथ्यों को उन्होंने प्रस्तुत किया, तो उसका करेक्शन के लिए चाहे राजनाथ सिंह हो, चाहे अमित शाह जी हो, या खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, या शिवराज सिंह चौहान हो, उन्होंने बीच में टोका टोकी करके उनको करेक्ट करने की कोशिश की। लेकिन राहुल गांधी का जो स्पीच था, मेडल स्पीच था, और 2 घंटे तक उन्होंने खुल करके अपने इस पूरे मौके का फायदा उठाया और भरपूर मतलब ये जाहिर करने की कोशिश करी कि जो उन्होंने एक बार अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था ना कि राहुल को हमने मार दिया, वो जो राहुल जिसे आप जानते थे उसको हमने मार दिया, वो गया, वो उसको उन्होंने पूरी तरह से साबित करने की कोशिश करी अपने इस मेडल स्पीच में। वो कई बार कामयाब भी हुए, उनके समर्थकों को लग रहा था कि वाओ व्हाट ए स्पीच, ऐसा करके मतलब सोशल मीडिया में भरमार थी। बट जब मोदी जी का भाषण आया और जिस टोका टोकी, जिस केओस के बीच में मोदी जी ने जो भाषण दिया, ये साबित कर दिया कि ये मोदी जी हैं, तो हर तरह की परिस्थिति में भी अपनी जो एक उनका जो एक स्टबर्न वाला जो नेचर है, जिद्दी वाला जो स्वभाव है, उसको छोड़ने को तैयार नहीं है, और वो छोड़ेगी भी नहीं, वही उनकी खासियत है। और एक बार जो ठान लेते हैं तो उसको करके रहते हैं। उनको भी शायद पता है कि ये कार्यकाल उनका आखिरी कार्यकाल होने वाला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये अच्छी तरह से पता होगा। और आरएसएस के साथ जो एक अनबन वाली स्थिति चल रही है, तो कई बार ऐसा लग रहा होगा, लेकिन वो हमेशा से चाहेंगे कि उनका ये आखिरी काल जो है वो एक यादगार काल के रूप में साबित रहे, इतिहास के पन्नों में स्वर्णीय अक्षरों में लिखा जाए। वो ऐसे टफ डिसीजन लेने से चुकेंगे नहीं, और उन्होंने अपने भाषण में इसका साफ साफ इशारा कर दिया। उन्होंने कांग्रेस को इकोसिस्टम के बारे में भी उन्होंने जिक्र किया, तो और उसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो कांग्रेस का इकोसिस्टम है, जो वो इतने सालों से, पिछले 10 साल के कार्यकाल में उसको देखते समझते आए थे, या ये कहे कि उसको झेलते भी आए थे। बट इस बार उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया कि कांग्रेस के इकोसिस्टम को उनको उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा। ये एक बहुत बड़ा संकेत है। राजनीतिक संदर्भ में अगर इसके मायने निकाले जाएं तो वो सारी जो एक पूरा चेन सिस्टम है, इंडिया से लेके इंटरनेशनल तक पूरा जो चेन सिस्टम है, प्रधानमंत्री मोदी ने उसको ध्वस्त करने की तैयारी, यह उसका ब्लूप्रिंट पहले से ही तैयार करके रखा है। वह ऐसा नहीं हो कोई भी कार्य उनका, कई बार उन्होंने भाषण अपने इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बताया है कि वो भी जब भी कोई कार्य योजना बनाते हैं तो उसके आगे के कई स्टेप के बारे में पहले से ही प्लस माइनस गुणा गणित बिठा करके उसकी पूरी एक रूपरेखा तैयार कर लेते हैं। तो ये सब जो चीज होने वाला है, आप वो ठीक है, जो कि उनके टफ डिसीजंस थे, हो सकता है कि इस बार संख्या में थोड़ी सी कम रहने की वजह से शायद जैसे कई सारी चीजें हैं जो बड़े टफ डिसीजंस थे, वो शायद अभी ना ले, क्योंकि अभी जो एक माहौल है देश में, एक जो जब से चुनावी रिजल्ट
आया है, उसके बाद से एक यूफोरिक माहौल है विपक्ष में। तो अभी वो शायद उस तरह के विवादास्पद मुद्दों को शायद वो टच नहीं करेंगे, क्योंकि देश में अराजकता फैल जाने की संभावना है, इसकी प्रबल संभावना है। तो शायद मोदी जैसे मंझे हुए खिलाड़ी, राजनीति के जो खिलाड़ी हैं, वो ऐसी गलती नहीं करेंगे, लेकिन वो उन सारी चीजों को करेंगे धीरे धीरे, स्नेह स्नेह, समय पर अपने एक एक स्टेप पे उसको चलते हुए। चाहे वो नेशनल हेराल्ड का और जो अगस्ता वेस्टलैंड का मामला है, जिस मतलब हजारों करोड़ के जो घोटाले का मामला, जिसमें राहुल गांधी और सोनिया गांधी जमानत पर रिहा है, तो उस मामले को भी आगे बढ़ाया जाएगा। जो भ्रष्टाचार का और मामले, चाहे तेजस्वी यादव के हो, चाहे वो जगन मोहन रेड्डी का मामले में हो, मतलब उनको अपने फायदा और नुकसान के हिसाब से ही बढ़ाया जाएगा, ये तय है। मोदी जी एक बचे हुए राजनीतिक खिलाड़ी है, उनको पता है कि किसको कब छेड़ना और किसको कब छोड़ना है, ये उनसे बेहतर कोई नहीं जानता होगा। तो अब शायद उनके भाषण से ये स्पष्ट इशारा कर दिया है कि अब वो किसको दोबारा से छेड़ना चाहता है, और शायद वो इसी दिन के लिए ही राहुल गांधी को जमानत पर रिहा करके रखे हुए थे। तो अब समझदार के लिए इशारा काफी है, और शायद राहुल गांधी भी अब समझ गए होंगे, क्योंकि इतने तो भी इमेच्योर है नहीं कि जो इतनी बड़ी बात को समझ नहीं पाए। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने जो अग्निवीर को लेकर के उन्होंने हालांकि नाम तो नहीं लिया, जो विपक्ष ने आरोप लगाए थे उसको काउंटर करते हुए उन्होंने राहुल गांधी पर एक बड़ा आक्षेप लगाया, क्योंकि ये जग जाहिर है कि कांग्रेस पार्टी के चीन के साथ बड़े मधुर संबंध है, वो अब गोपनीय नहीं रह गया है। तो ये जो अग्निवीर का मामला उठा करके देश की सेना का जो मनोबल गिराने का काम कर रहे हैं राहुल गांधी और विपक्ष के सारे नेता, वो उन्होंने सीधे सीधे चीन से जोड़ दिया कि देश की सेना का जब मनोबल गिरेगा तो जाहिर है कि इससे फायदा किसको होगा, चीन को होगा। क्योंकि भारत का अभी अगर अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य में सबसे बड़ा दुश्मन कोई है तो चीन है। चीन हमेशा से कोई एक भी ऐसा मौका छोड़ना नहीं चाहता जिसमें कि भारत को नीचा दिखाया जा सके या भारत की कद को वो कम किया जा सके। तो अग्निवीर का जो मामला ये उठा रहे, सेना का मनोबल गिरेगा, और इसके उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का एक स्टेटमेंट का हवाला दिया कि देश में एक ऐसी परिस्थिति का निर्माण हो रहा है जो देश की मनोबल या देश की मनोदशा को गिराने का काम किया जा रहा है, और ऐसी स्थिति और परिदृश्य का पहले मतलब पर फैलाने से पहले ही उसका समन कर दिया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के स्टेटमेंट का उन्होंने हवाला देते हुए कहा। तो जाहिर सी बात है कि वो ऐसे जो मंसूबे हैं उस पर सख्त एक्शन लेने से वो नहीं चुकेंगे। साथ ही उन्होंने मतलब एक तरह से समाजवादी पार्टी को लेकर के भी उन्होंने आगाह किया। शायद अखिलेश यादव जरूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इशारा समझ गए होंगे कि उन्होंने कहा कि ये जो कांग्रेस पार्टी है वो बीजेपी का वोट नहीं खा करके इतनी मतलब अपनी साइज जो बड़ा कर रही है, वो खा रही है वोट जो विपक्ष की जो पार्टियां हैं, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो बसपा हो, चाहे ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस हो, मतलब उनका जो वोट बैंक है जो बाकी क्षेत्रीय पार्टियों की, उनका वोट लेकर के ही वो कांग्रेस आगे बढ़ेगी और आगे बढ़ पाएगी। तो जो आने वाला विधानसभा चुनाव है उत्तर प्रदेश का, उन्होंने स्पष्ट इशारा करके आगाह करने की कोशिश करी समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव को कि जो विधानसभा चुनाव में अगर यही गठबंधन आपका कंटिन्यू रहा तो ये बीजेपी का कोई नुकसान नहीं करेगी कांग्रेस पार्टी, ये आप ही को नुकसान पहुंचाएगी। तो अब ये मतलब एक तरह से उन्होंने प्रधानमंत्री ने बड़ी स्ट्रेटेजिकली जो विपक्ष का जो अलायंस है, एनडीए अलायंस, उसमें भी एक मतलब जो एक फॉल्ट लाइन है उसको उन्होंने बड़ी कायदे से उसको एड्रेस किया, उसको पिंच किया, ताकि ये एक और मौका जब जो 1975 का जो इमरजेंसी था, जो देश में इमरजेंसी लागू हुई थी, उस पर एक निंदा प्रस्ताव लाया गया। और तो इस दौरान कांग्रेस के साथ जो बाकी विपक्षी पार्टियां थी, चाहे तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी हो या आरजेडी, कोई भी खड़ी नहीं हुई। समाजवादी पार्टी का तो खड़ा होने का सवाल ही नहीं होता, क्योंकि उनके जो संस्थापक थे मुलायम सिंह यादव, ये तो इमरजेंसी के भुक्तभोगी रहे हुए हैं
और लालू यादव भी भुक्तभोगी रहे हुए, तो वो कैसे खड़ा हो सकते थे। तो उन्होंने मतलब जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी ने मतलब खास करके इस कमजोर नस को दबाने की कोशिश करी ताकि वो दुखे, ताकि कांग्रेस को और जो अलायंस पार्टियां हैं उसमें वो जो फॉल्ट लाइन है, जो एक डिफरेंस है, जो एक मतलब एक बंटवारे जहां पर दिखता है, जहां पर विभाजन दिखता है, उसको और रेखांकित करने की कोशिश। अब आते हैं मुख्य मुद्दे पर, जिसको लेकर के मतलब राहुल गांधी का भाषण काफी चर्चित हुआ, और वो चर्चित हुआ कि जो उन्होंने हिंदुत्व को लेकर के बयान दिया था और हिंदुओं के लेकर के खास करके कि हिंदू सिर्फ हिंसा हिंसा हिंसा, असत्य असत्य असत्य, जो एक मतलब इनफेमस, मैं तो कहूंगा कि ये इनफेमस स्टेटमेंट दिया था, उसको लेकर भी उन्होंने स्वामी विवेकानंद का हवाला देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने आज से 113 साल पहले कह दिया था कि भारत में करोड़ों लोग हैं जो कि हिंदुत्व और अपने हिंदू होने पर अभिमान फील करते हैं, गर्व महसूस करते हैं। तो ऐसा मतलब राहुल गांधी को और इशारा करते हुए, हालांकि उन्होंने नाम अपने भाषण में एक बार भी नहीं लिया, लेकिन उन्होंने राहुल गांधी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ऐसा करके राहुल गांधी ने न सिर्फ हिंदुओं का अपमान किया बल्कि देश की संस्कृति का भी अपमान किया है। और इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो चित्र दिखा करके विभिन्न धर्मों के जो प्रतीक चिन्ह है और देवी देवताओं के जो चिन्ह है हिंदू धर्म के, उसको जो डिस्प्ले करके जो अपना एक पॉलिटिकल स्कोर मतलब करने की कोशिश करी थी राहुल गांधी ने, उसके बारे में नरेंद्र मोदी जी ने बड़े ही करीने से कहा कि भारत में जो भारत की संस्कृति है और खास करके जो हिंदू जनमानस है, देवी देवताओं का चित्र का दर्शन करती है, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उनका एक श्रद्धा भाव होता है, ना कि कोई राजनीतिक स्कोर सेट करने के लिए होता है। यहाँ पर भी प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल गांधी का जो एक स्ट्रेटजी था, क्योंकि देश की जो संस्कृति है उसकी समझ कम हो जो राहुल गांधी की है, उसको उन्होंने एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उजागर कर दिया। पहले से भी प्रधानमंत्री मोदी मतलब जो बीजेपी की आईटी सेल है या पूरे बीजेपी का जो एक मशीनरी है, पप्पू साबित करने की कोशिश कर रहा था। इस बार प्रधानमंत्री मोदी ने पप्पू शब्द को छोड़ दिया और एक नया शब्द उनके लिए चस्पा कर दिया, मंदबुद्धि बालक। आप समझ सकते हैं कि ये कितना तीखा बयान है राहुल गांधी के लिए कि अब ये बयान अब रिपीट होगा। पप्पू गया, अब पप्पू पास्ट हो गया, मंदबुद्धि बालक अब नया टर्म है जो कि अब राहुल गांधी के लिए हर नुक एंड कॉर्नर पे, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, हर स्टेटमेंट में आप देखेंगे पाएंगे कि चाहे बीजेपी का जो प्रवक्ता है, चाहे नेता हैं, चाहे छोटे छोटे कार्यकर्ता हैं, मंदबुद्धि बालक कह करके एड्रेस करेंगे और उनको मतलब इस तरह से जो उनका एक परसेप्शन क्रिएट किया गया था पप्पू वाला, उसी को नेक्स्ट लेवल पे ले जाकर के कंटिन्यू। एक बात और, जो प्रधानमंत्री मोदी ने मतलब जो भाषण दिया, इसमें मतलब जब वो एनालिसिस कर रहे थे कांग्रेस के परफॉर्मेंस का, तो उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस ने कैसे माताओं और बहनों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। मतलब जो 8,500 का जो उन्होंने झांसा दे करके जो फॉर्म भरवाए थे कि जैसे ही 1 जुलाई की तारीख आएगी आपके अकाउंट में 8,500 रुपए खटाखट क्रेडिट हो जाएंगे, तो उस पर उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि आज तो खटाखट का दिन है, आ गया होगा। लेकिन बाद में मतलब सीरियस होकर भी उन्होंने कहा कि कांग्रेस को इन माताओं और बहनों का श्राप लगेगा, जिस तरह से उनकी भावनाओं के साथ उन्होंने खिलवाड़ किया है। ये मतलब एक तरह से उन्होंने जहां देश के महिला वोटर को एड्रेस किया, वहीं जो कांग्रेस का फॉल्ट लाइन है कि कैसे ये झूठ को मतलब हमेशा से आगे लेकर के बढ़ती है और उसी झूठ पे कायम रहते हुए ये राजनीति को सत्ता को पाने की कोशिश कर रही है, उसको भी प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में बड़े करीने से उजागर करने की कोशिश करी। तब अब ये साफ हो चुका है कि जो संसद का सत्र चला, प्रधानमंत्री का भाषण जो हुआ और विपक्ष का जो रवैया रहा, जो आचरण रहा, जिस तरह से उन्होंने पूरी संसदीय मर्यादाओं को तार तार करते हुए आचरण पेश किए, उससे तो जाहिर हो ही गया है
कि प्रधानमंत्री मोदी ऐसे उन्होंने भाषण में भी कह दिया कि पूरे 5 साल तो ऐसे जनतंत्र नहीं चलेगा। मतलब कहने का मतलब कुछ तो कर रही होगा, अब क्या करना होगा ये तो प्रधानमंत्री मोदी ही जाने, बट उन्होंने स्पष्ट इशारा कर दिया कि कुछ तो करना होगा। एक दूसरा ये कि कांग्रेस का जो इकोसिस्टम है उसका जवाब उसी के भाषा में दिया जाएगा। ये मतलब एक बहुत 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 ही बड़ा एक स्टेटमेंट है, खास करके जो बीजेपी समर्थक लोग हैं, क्योंकि वो कई बार कहते थे कि जो ये बीजेपी समर्थक लाख कोशिश करने के बाद भी कांग्रेस के जो इकोसिस्टम है उसके सामने परास्त हो जाते हैं, नैरेटिव सेट करने के मामले में हो, माहौल बनाने के मामले में हो। तो इस बार प्रधानमंत्री मोदी ने जो संसद में स्टेटमेंट दिया, अब ये तो देखने वाली बात है कि वो कब क्या कैसे करते हैं, उनका एक्शन क्या रहने वाला है। और सबसे बड़ी बात, जाते जाते इस वीडियो के अंत में मैं फिर से आपको बताना चाहूंगा कि राहुल गांधी इस बार सतर्क हो जाएं, उनके परिवार और उनके लिए इस बार खतरा आने वाला है और ये अवश्यंभावी है। प्रधानमंत्री ने इस ब्रह्मास्त्र को इसी के लिए, इसी दिन के लिए, इसी टर्म के लिए छुपा कर रखा था। बड़ी ही स्ट्रेटेजिकली उनकी प्लानिंग होती है कि कब किस टर्म में कौन सा काम करना है। जैसा सेकंड टर्म में उन्होंने राम जन्मभूमि का मुद्दा को निपटाया, फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड की इनिशिएशन कर दी। सेकंड टर्म के स्टार्टिंग में उन्होंने फर्स्ट टर्म में उन्होंने पहले ग्राउंड बनाई, सेकंड टर्म में कुछ बड़े बड़े मुद्दे जो थे उन्होंने उसको टच कर दिए। थर्ड टर्म के लिए कई सारी जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है उसका वो पूर्ण रूप से पूरे देश में लागू करना, साथ ही जो काशी और मथुरा का जो मामला है उसका निपटारा करना। कई लोग कह रहे हैं कि पीओके को भी भारत में शामिल करने की योजना है इस बार। राजनीतिक गलियारों में ये भी खबर है कि जो एनएसए है अजीत डोभाल, उनका कद और भी बढ़ाया जा सकता है, उनकी पावर जो है और भी बढ़ाई जा सकती है। तो कई तरह की प्लानिंग है, लेकिन ये तो इनका कंस्ट्रक्टिव वर्क होगा बीजेपी के लिए और प्रधानमंत्री मोदी के लिए, देश के लिए और अपने वोटरों के प्रति। लेकिन जो उनके प्रतिद्वंदी है, राजनीतिक प्रतिद्वंदी है, उसके लिए भी वो जरूर न जरूर कुछ काउंटर सोच के रखे होंगे। तो इस बार उसके काउंटर में कुछ जो तीर उन्होंने अपने तर्कस में छुपा रखे थे, इस बार वो तीर जरूर निकालेंगे और उसे चलाएंगे भी। आप देख रहे हैं देश प्रथम न्यूज और मैं आपका दोस्त। और हाँ, जाते जाते आपसे मैं एक बार और जरूर गुजारिश करना चाहूंगा कि अगर आपको वीडियो जरूर थोड़ा सा भी पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। आपके इस तरह की एक्टिविटी से हमें मोटिवेशन मिलती है। धन्यवाद।